Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our one shot lecture series. अब तक आपको 11 चैप्टर्स मिल चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद के जो 3 चैप्टर्स हैं उनका वेटेज इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका तो हम बाद में रिव्यू देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर को भी हम इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ और फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन का नाम है ज्ञान लैब। इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद नोट्स एंड पीडीएफ वाला जो सेक्शन है वहां पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया गया है, तो आप लोग वो फ्री मटेरियल एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर किसी बच्चे को अपनी सीईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही डिटेल में करनी है और अच्छे से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो वो हमारा वरदान बैच 3.0 ज्वाइन कर सकते हैं। वरदान बैच की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन की वीडियो में मिल जाएगी और हमारा वरदान बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें 2 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और अगर आप लोग वरदान बैच ज्वाइन करते हैं तो 3 से 4 हजार एमसीक्यूज जो हमारे मॉक टेस्ट वाले कोर्स में है, ये मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में मिल जाएगा। और अगर किसी बच्चे को लेक्चर्स नहीं अटेंड करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस के आपका पीसीबी वाला सीईटी क्लियर हो ही नहीं सकता। तो चाहे आप नर्सिंग एग्जाम दो, चाहे एमएसटी सीईटी एग्जाम दो, आपको कंपलसरी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के चैप्टर के साथ। तो अपना चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 मार्क्स है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो ज्यादा डरना नहीं है। सबसे पहले अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन में देखें तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी ये वर्ड सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल एरेकी ने यूज किया था 1990 में। जब 1919 में जब ये पिग्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, बेसिकली ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन ये पिग्स के पैनक्रियास से स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे और उसी टाइम पे इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी ये वर्ड हमें इंट्रोड्यूस किया था। अभी देखो क्या होता है, पता है कि ये जितने भी साइंटिस्ट के नेम्स हैं इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमएसटी सीईटी एग्जाम में। तो आपके पूरे बायोलॉजी सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक और क्लास 11th के जो 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6, 13, 14, 15, इन सारे चैप्टर्स का मैंने एक लिस्ट बनाया है, साइंटिस्ट के नेम का लिस्ट, और वो लिस्ट हमने आपको अपने ऐप पर फ्री में दिया है। तो मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ये ऐप इंस्टॉल करो, इसका नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन चेक करो, आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। देखो हम ना कोशिश करते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, लेकिन बदले में हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। मैं आपके लिए नॉन स्टॉप वन शॉट लेक्चर सीरीज लेकर आ रही हूँ। जब आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो सीईटी का सीरीज लेकर आऊंगी। अभी मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन कैसे मिलता है, जब आप वीडियोस को शेयर करते हो, बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप हमें सुपर चैट करो या पैसे भेजो तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है इसीलिए आप हमें फॉलो कर रहे हो, ये अगर हमें पता चले तो हमें मोटिवेशन मिलता है। 55% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं करते। तो वो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो ताकि मुझे पता चले कि हमारा कंटेंट कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। सो आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल एरिकी ने इंट्रोड्यूस किया था। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन इसका हम क्या स्टडी कर सकते हैं? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। मतलब जब हम अपनी नॉलेज, अपने साइंटिफिक नॉलेज को जब हम रियल लाइफ में यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ह्यूमंस का फायदा हो सके, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। बायो मतलब लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक। तो जब हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज और नॉलेज का एप्लीकेशन अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी अकेले नहीं हो सकती। बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें जेनेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर सब कुछ आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी पुरानी है। मतलब अगर हम फर्मेंटेशन की बात करें तो हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जो फर्मेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इतना पुराना है जितने खूब पुराने भगवान हैं। यानी मक्खन मक्खन जब बनता था तो वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनता था और वो भी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें ना बहुत पुराने टाइम से हैं, लेकिन किसी ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया था।
जब इनको ऑब्जर्व किया तब इनकी डिस्कवरी हुई। ओके, अब यहाँ पर ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में सेम चीज बताई गई है कि यहाँ पर आप दही बनाते हो, घी बनाते हो, योगर्ट, चीज वगैरह बनाते हो, तो ये सब एक आर्ट है। साइंटिफिक नॉलेज से ज्यादा आर्टिस्टिक नॉलेज यहाँ पर ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि एग्जैक्टली फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होता है। बाद में जब अलग अलग माइक्रोबायोलॉजिस्ट और केमिस्ट और बायोकेमिस्ट आए तो उनको पता चला कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फर्मेंटेशन प्रोसेस के वजह से बनते हैं। तो 1970 के आसपास, यानी कि आज से कुछ 50 से 60 साल पहले, दो साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। इन लोगों ने एक नया टेक्नोलॉजी डिस्कवर किया, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल है कि हम जेनेटिक मटेरियल चेंज करके कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है इसी को बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अभी देखो मेजर फीचर्स क्या है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी के बीच में। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा हाईफाई मशीन यूज नहीं होती थी और हमको जो प्रोडक्ट मिलता था हम उसी को यूज कर लेते थे। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हमको चाहिए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, पीसीआर की मदद से। और पुरानी बायोटेक्नोलॉजी में ओनरशिप का झोल झपाटा नहीं होता था कि ये मैंने डिस्कवर किया, ये मैंने डिस्कवर किया। न्यू बायोटेक्नोलॉजी में ओनरशिप होता है, पेटेंट होता है, तो यहाँ पर आपको आपका जो राइट है वो राइट दिया जाता है। ठीक है, तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हो या न्यू बायोटेक्नोलॉजी हो, न्यू बायोटेक्नोलॉजी यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को हम बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, जैसे कि कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री एटसेट्रा। अब यहाँ पर जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जब हम जानबूझकर अपने डीएनए या आरएनए में कोई जेनेटिक चेंजेस करते हैं तो उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। और ये बिना केमिकल इंजीनियरिंग के हो नहीं सकता, क्योंकि केमिकल की मदद से ही हम ये प्रोसेस कैरी आउट करेंगे। सब चीजें साफ रखना, एंजाइम्स यूज करना, केमिकल्स यूज करना, तो इसमें दोनों फील्ड्स आती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं, यानी अपने हिसाब से उन जीन्स को चेंज कर देते हैं ताकि हमको हमारे हिसाब से प्रोडक्ट मिल सके। अब यहाँ पर हम जीन्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, अगर समझो कोई डिफेक्टिव जीन है तो उसको हमने रिपेयर कर दिया या फिर रिप्लेस कर दिया हेल्दी जीन से। अगर समझो हमको कोई नया जीन बनाना है तो हम टोटली नया जीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। हम कोई जीन को एक लोकेशन से उठा के दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम एक पूरा का पूरा नया जीन ही बना रहे हैं। हम जीन्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्वालिटी इंप्रूव कर सके। कभी कभी हम दो जीन्स को कंबाइन करके रिकॉम्बिनेशन करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप जीन्स को कंबाइन करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो, जीन क्लोनिंग करने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि वेक्टर हो गया, एंजाइम्स हो गए, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए। अब वेक्टर के बारे में या फिर बाकी के जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनके बारे में क्या बताया गया है, आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए जो जो टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए वो सब बताया गया है। तो सबसे पहली बात, हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट, आरएनए को मैनिपुलेट करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट, प्रोटीन्स को मैनिपुलेट करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि सबका केमिकल स्ट्रक्चर अलग है, सबके केमिकल रिएक्शंस अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द मैक्रो मॉलिक्यूल, आप कौन से मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे हो, डीएनए के साथ, आरएनए के साथ, प्रोटीन के साथ, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल का वेट और मॉलिक्यूल का चार्जेस वेरी करता है। अब यहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो एक टेक्निक सबसे ज्यादा फेमस है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था। बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेफिनेशन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और फोरेसिस वर्ड का मतलब होता है सेपरेशन। तो यहाँ पर हम चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, और ये यूजुअली डीएनए सेपरेशन, आरएनए सेपरेशन और प्रोटीन सेपरेशन के टाइम पे यूज किया जाता है। देखो ये अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस का चेंबर है, ये अपना लिक्विड है, यहाँ पर हमने डीएनए सैंपल डाला हुआ है और यहाँ पर हमने अपने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। अभी डीएनए जो है ये नेगेटिव मॉलिक्यूल है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागना स्टार्ट करता है और इसी सेपरेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब जब हम बैटरी ऑन करते हैं तो नेगेटिव डीएनए ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये देखो डीएनए के पास खुद का नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागता है। ये सीईटी क्वेश्चन है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड, जो यहाँ पर बताया गया है।
तो जो डीएनए सेगमेंट छोटा होगा वो डीएनए सेगमेंट जल्दी जल्दी आगे भाग जाएगा क्योंकि उसमें कम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, और जो डीएनए सेगमेंट बहुत भारी भरकम होगा वो डीएनए सेगमेंट ऐसे पीछे रह जाएगा, छोटा वाला डीएनए सेगमेंट आगे आगे भाग जाएगा। तो इसकी मदद से हमारा डीएनए जल्दी सेपरेट होता है। अब यहाँ पर जो जेल हम यूज करते हैं, ये जो लिक्विड जेल है, इस जेल को बोलते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए को सेपरेट करने के लिए अलग जेल यूज किया जाता है, आरएनए को सेपरेट करने के लिए अलग जेल यूज करते हैं, प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए अलग जेल यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, डीएनए को सेपरेट करने के लिए आप यूज करते हो पॉलीएक्रिलामाइड एजीई। एजीई सब में कॉमन है, यानी अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सब में कॉमन है, सिर्फ थोड़ा बहुत केमिकल हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा पॉलीएक्रिलामाइड, यहाँ पे आएगा सोडियम डोडिसाइल एक्रिलामाइड, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, पॉलीएक्रिलामाइड। तो ऐसे अलग अलग मेथड्स की मदद से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस करके आपको ये जो डीएनए सैंपल मिला है, इस डीएनए सैंपल को आप आइसोलेट करते हो और फिर इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हो, यानी कि अब इस डीएनए सैंपल का हम पीसीआर प्रोसेस करेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप बार बार थोड़ी ना तो डीएनए सेपरेट करते रहोगे। एक बार आपने समझो आपको एचआईवी वायरस पढ़ना है और समझो मुझे एचआईवी इन्फेक्शन हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपने मेरा ब्लड लिया, उस ब्लड में से आपने एचआईवी वायरस को सेपरेट किया। अब आपको वो वायरस मिल चुका है, तो अब उस वायरस की आप लाखों कॉपीज बना के रखोगे और फिर आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे। क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट से पहले आपको वापस से ब्लड निकालना पड़ेगा, वापस से वायरस सेपरेट करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है और फिर एरर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर मुझे कोई मॉलिक्यूल मिल गया है तो मैं उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखूंगी। जब आप एडमिशन के लिए जाते हो, अभी आपका सीईटी एग्जाम आएगा, उसके बाद आपका कॉलेज एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो जब भी आप एडमिशन के लिए जाते हो तो आप अपने रिजल्ट का, अपने डॉक्यूमेंट्स का 4-5 जेरोक्स कॉपी लेके रखते हो ना, ताकि जहां पे भी मांगेंगे वहां आप सीधा दे दोगे। आप एक जेरोक्स कॉपी लेके जाते हो क्या? फिर अगर 2 कॉपी मांग लिया तो वापस दुकान ढूंढते बैठोगे क्या? कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो भी हमारा टारगेट डीएनए होता है उसको पहले तो हम सेपरेट करके निकालते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, और फिर उसकी हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे, यानी कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको कैरी म्यूलिस ने दिया था कि पीसीआर प्रोसेस कैसे किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब इसमें हम अपने टारगेट डीएनए का या जो भी अपना डिजायर्ड सेगमेंट है उसकी बिलियन कॉपीज बना सकते हैं, और वो भी एकदम परफेक्शन के साथ, और वो भी सिर्फ कुछ ही घंटे में। और ये जो प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है और ये एक मशीन में कैरी आउट किया जाता है। उस मशीन का नाम है थर्मल साइक्लर। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो भी डीएनए मॉलिक्यूल है उसको हम सेपरेट करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। इस मशीन को बोलते हैं थर्मल साइक्लर मशीन। ये आपको बोर्ड्स में पूछा जाता है। ये प्रोसेस लैब में कैरी आउट करते हैं जहां पे हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। अब ये प्रोसेस करने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती है, देखो यहाँ पर दिया है। वी नीड डीएनए सैंपल, वी नीड प्राइमर मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, बफर सोल्यूशन चाहिए और पीसीआर ट्यूब चाहिए। रियल लाइफ में ये पीसीआर ट्यूब बहुत छोटी सी होती है, इसको अपेंडोर्फ ट्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस ट्यूब में मिक्स कर देते हैं और फिर इस ट्यूब को हम इस मशीन में डाल देते हैं। इस मशीन को बोलते हैं थर्मल साइक्लर। और अब इस ट्यूब के अंदर ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो देखो कैसे होगा ये प्रोसेस वो देखते हैं। सबसे पहली बात, हमने पीसीआर की स्टार्टिंग में क्या किया, डीएनए सेगमेंट लिया, डीएनए सेगमेंट को हमने हीट करना स्टार्ट किया, तो इसका जो बीच बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो टूट जाएगा। फिर हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ पर हम प्राइमर मॉलिक्यूल्स लगाते हैं और फिर इसका इलोंगेशन स्टार्ट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो। पीसीआर प्रोसेस में हम अपना टारगेट डीएनए और सारे प्राइमर मॉलिक्यूल्स और एंजाइम लेकर अंदर मशीन में डाल देते हैं। पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन स्टेप। डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है, हम अपने डीएनए को गर्म करते हैं ताकि उसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो टूट सके। एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए तो अब हम वापस से इसको थोड़ा सा ठंडा करना चालू करेंगे। थोड़ा जब ठंडा करेंगे तो ये प्राइमर मॉलिक्यूल्स अपने अपने लोकेशन पे जाके अटैच हो जाएगा। हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि प्राइमर मॉलिक्यूल जब अटैच हो जाता है तब ये सिग्नल देता है डीएनए पॉलीमरेज को। अब यहाँ पर हम कोई भी एरा गैरा डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सके, क्योंकि हमारा टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो ये वाला जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये कोई नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है, दिस इज स्टैक पॉलीमरेज एंजाइम। इसका फुल फॉर्म है थर्मोफिलस एक्वेटिकस। यानी कि ये पॉलीमरेज एंजाइम हमको ऐसी जगह पे मिलता है जहां पे गरम गरम
लावा निकलता है, क्योंकि ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। तो आपको कभी कभी एंजाइम का नाम पूछते हैं, विच पॉलीमरेज एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर प्रोसेस, तो एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। ओके, तो ये प्राइमर मॉलिक्यूल्स अपने अपने टारगेट एंड्स पे चिपक जाएंगे और फिर ये पॉलीमरेज एंजाइम को सिग्नल देंगे। देखो, प्राइमर मॉलिक्यूल को चिपकाने के लिए थोड़ा टेम्परेचर ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेंगे। जब आपका डीनेचुरेशन प्रोसेस था तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए थे। अब अनीलिंग के टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर ठंडा करेंगे ताकि प्राइमर्स मॉलिक्यूल अटैच हो सके। जैसे ही प्राइमर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, हम टेम्परेचर फिर से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि पॉलीमरेज एंजाइम जाए और वो न्यूक्लियोटाइड्स को पेयर करना स्टार्ट करे। तो अनीलिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, टेम्परेचर थोड़ा ठंडा करते हैं ताकि प्राइमर मॉलिक्यूल बाइंड हो सके, और फिर स्टेप 3 में हम टेम्परेचर वापस से थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि हमारा टैक पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ पकड़ के नया स्ट्रैंड बना सके। इसको बोलते हैं प्राइमर एक्सटेंशन या फिर इसको बोलते हैं इलोंगेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स का ड्यूरेशन। ये देखो, पॉलीमरेज एंजाइम ने नया डीएनए स्ट्रैंड बना दिया, तो ये हो गया साइकिल 1। पहले डीएनए तोड़ा, फिर प्राइमर अटैच किया, फिर पॉलीमरेज एंजाइम ने नया स्ट्रैंड बनाया। अब ऐसे ही साइकिल 2 रिपीट होगा। फिर से डीनेचुरेशन करेंगे यानी टेम्परेचर गर्म करेंगे ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाए, फिर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा करेंगे ताकि प्राइमर मॉलिक्यूल्स अटैच हो सके, और फिर पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। तो ऐसे कंटिन्यू हम अपनी साइकिल रिपीट कर सकते हैं। जब आप मशीन में अपना ट्यूब डालते हो तो उसमें ना आपको सेटिंग्स करना होता है कि आपको ये प्रोसेस कितने घंटे तक करना है। एक पूरा साइकिल होने के लिए कितना टाइम लगता है, ये देखो, एक पूरा साइकिल होने के लिए 3 से 4 मिनट लगता है। तो आप इस हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको ये प्रोसेस 2 घंटे तक करना है, तो उसमें कितना साइकिल्स होगा आपको पता चल जाएगा और आपको उतने डीएनए कॉपीज मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस करके हमको डीएनए के बिलियंस ऑफ कॉपीज मिल सकते हैं, और ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब आपको जो डीएनए सेगमेंट मिल गया है, इस डीएनए सेगमेंट को आप फिर से प्यूरिफाई कर सकते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, और फिर आप इस डीएनए सेगमेंट को अपने डीएनए लाइब्रेरी में स्टोर कर सकते हो, ताकि आने वाली जनरेशन 50 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो उनको रेडीमेड डीएनए सेगमेंट मिलेगा। तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको ये डायग्राम दिया जाता है और आपको इसको लेबल करने के लिए बोला जाता है, या कभी कभी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। तो आपको इसका टेम्परेचर पता होना चाहिए, इसका टाइटल्स पता होना चाहिए, और कैसे फंक्शन करता है वो पता होना चाहिए। ये देखो, हर साल पीसीआर में क्वेश्चन आया ही आया है। 2022 में पूछा था कि अनीलिंग प्रोसेस कौन से टेम्परेचर पे होता है, तो ये 55 डिग्रीज में होता है। 2023 में पूछा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब क्या और उसके 3 स्टेप्स एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है। 2024 में पूछा एक्सप्लेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन पीसीआर टेक्निक, तो एवरी ईयर ये क्वेश्चन आया है। 2025 में पीसीआर प्रोसेस में क्वेश्चन नहीं आया, तो हाई चांसेस हैं कि 2026 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए पीसीआर प्रोसेस अच्छे से करके जाओ, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल टूल्स। देखो, कोई भी प्रोसेस करने से पहले आपको एंजाइम्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब एंजाइम्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए का जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं, यानी जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है, ये उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है। तो ऐसे एंजाइम को बोलते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये अपने डीएनए को साइड साइड से तोड़ता है, दिस इज एक्सोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये हमारे डीएनए को बीच में से कहीं से भी तोड़ देता है। अब ये बीच में से कहीं से भी नहीं तोड़ेगा, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करेगा। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मतलब ये एंडोन्यूक्लियस एक छोटा सा रिकॉग्निशन सीक्वेंस पहचानता है और फिर वहां पे जाके ये डीएनए को ब्रेक करता है। ये देखो, दिस इज अवर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जैसे इसको इसका टारगेट सीक्वेंस दिख गया, इसने डीएनए को ब्रेक कर दिया। अब इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों पड़ा, या फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं, तो ध्यान से देखो। समझो ये अपना बैक्टीरिया का सेल है, इसके पास खुद का डीएनए है, ओके। अभी इसके ऊपर किसी वायरस ने अटैक किया, समझो यहाँ पर ये वायरस है, इस वायरस ने इस पे अटैक किया। अब ये वायरस अपना डीएनए इस बैक्टीरिया में डाल देगा। तो हमारे बैक्टीरिया के पास, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया, हमारे बैक्टीरिया के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये स्पेसिफिक एंजाइम क्या करता है, बाहर से आए हुए किसी भी फॉरेन डीएनए को ये खा लेता है ताकि उसकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो सके। तो जब ये एंजाइम बाहर से आए हुए डीएनए को खा लेगा
तो उसके वजह से क्या होगा, इस डीएनए की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और ये वायरस अपने सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कभी कभी ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम अपने खुद के डीएनए को भी नुकसान पहुंचाने लग जाता है। तो हमारा खुद का डीएनए क्या करता है, ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मिथाइलेटेड लेयर बना लेता है। यहाँ पर एक मिथाइल की कवरिंग बन जाती है, तो उससे जब ये एंजाइम खुद के डीएनए को खाने आएगा तो यहाँ से वापस दूर भाग जाएगा, क्योंकि हमारे खुद के डीएनए के बाहर एक सुरक्षा कवच है। तो ये एंजाइम जाके इस वायरस के डीएनए को खाएगा और वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर आने वाले जो भी वायरस डीएनए है, उस वायरस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि वो वायरस हमारे सेल के अंदर ग्रो ना हो सके। तो रेस्ट्रिक्ट करना यानी स्टॉप करना। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म है। बैक्टीरिया खुद का डीएनए कैसे प्रोटेक्ट करता है, मिथाइलेटिंग कवर बनाकर। तो इसकी मदद से हमारा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो खुद के डीएनए को नुकसान नहीं पहुंचाता। और जैसे कि मैंने आपको बोला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पर भी अटैक नहीं करेगा, ये हमारे डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही कट करता है। तो उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट। अब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। तो आपको 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखो, इन बैक्टीरिया के पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम उसके बैक्टीरिया के नाम से ही पड़ा है। अभी जैसे आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, तो इसका जीनस का फर्स्ट लेटर और स्पीशीज के स्टार्टिंग के लेटर्स। बैसिलोस अमाइलोफिशियंस H, तो इसका B, इसका AM और इसका H। ई कोलाई, E को R1, H इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा D। तो ऐसे अलग अलग नाम हमारे बैक्टीरियल सोर्स से ही पड़े। अब ये वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये सिर्फ इस सीक्वेंस पे ही अटैक करता है। अभी कुछ बच्चे मुझे क्या पूछते हैं कि मैम ये अंडा गुंडा कुछ भी सीक्वेंस लिख दिया तो चलेगा क्या, मतलब TTCC AGCT कुछ भी लिख दिया तो चलेगा क्या? नहीं, ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। अभी समझो आपके फोन का पासवर्ड है 1001, ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ उल्टा डालूंगी 0011 डालूंगी तो फोन खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा, आपको उसी सीक्वेंस में पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये G और C के बीच में ही अटैक करता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम G और G के बीच में अटैक करता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम G और A के बीच में अटैक करता है। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम C और G के बीच में अटैक करता है। अब देखो, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को सीधा काटते हैं ऐसे कट करके, और कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को आड़ा टेढ़ा काटते हैं। तो अगर हमारा डीएनए सीधा कट रहा है तो इसको बोलेंगे ब्लंट एंड, और अगर हमारा डीएनए आड़ा टेढ़ा कट रहा है तो इसको बोलेंगे स्टिकी एंड, या फिर इसके लिए दूसरा नाम है कोहेसिव एंड, या फिर इसके लिए दूसरा नाम है स्टैगर्ड एंड। ठीक है, ये आड़ा टेढ़ा जब कटता है ना तो ये न्यू डीएनए से जल्दी बाइंड हो जाता है, क्योंकि जब हमारा डीएनए आड़ा टेढ़ा कटता है तो इसके जो अवेलेबल बॉन्ड्स हैं ये दूसरे डीएनए के अवेलेबल बॉन्ड्स के साथ जल्दी स्टिक हो जाते हैं। डीएनए लाइगेज की मदद से हाइड्रोजन बॉन्ड चिपक जाता है। दिस इज अवर डीएनए लाइगेज एंजाइम। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस यूजुअली कितने न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं? तो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस यूजुअली कितने न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं? दे आर हार्डली 6 to 8 सीक्वेंसेस। हाँ, तो ये हार्डली 4 to 8 सीक्वेंसेस के होते हैं, मतलब कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 8, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अभी 3 अलग अलग टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये दोनों काम करता है, डीएनए को ब्रेक भी करता है और खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट भी करता है। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग एक्टिविटी दिखाता है, डीएनए कट करने के लिए अलग एक्टिविटी, मिथाइलेशन करने के लिए अलग एक्टिविटी, और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कि रेस्ट्रिक्शन 2 एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को कट करता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस मतलब क्या होते हैं? समझो आप किसी डीएनए को कट कर रहे हो, अब इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस देखो, अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। CTT CTT AAG AAG, मतलब अगर मैंने लिखा, एक स्पेलिंग लिखी मैंने नितिन, तो इसको यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ो, अल्फाबेट सेम होने वाला है, करेक्ट। मलयालम, मॉम, नयन, ऐसे अलग अलग नाम हैं जिनको आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोल सकते हो। आगे से या पीछे से, दोनों जगह से इनके अल्फाबेट सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये स्पेसिफिकली पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस पे ही अटैक करता है, और टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे अटैक करता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता है? सबसे ज्यादा टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रिकॉग्नाइज किया गया है और यही एंजाइम यूज होता है। ठीक है,
तो पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस हमने बता दिए। ये देखो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे काम करते हैं। ओके, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर यानी कि पोस्टमैन। अभी अपना जो टारगेट डीएनए है, मतलब समझो मुझे मेरा टारगेट डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया में डालना है, तो ये कोई नमक मिर्ची तो है नहीं कि मैंने बैक्टीरिया खोला और अपना डीएनए उसमें डाल दिया। हमारा डीएनए जब दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा तो इस बैक्टीरिया का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेरे डीएनए को खाने नहीं चाहिए। अगर इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने मेरे डीएनए को खा लिया, क्योंकि ये फॉरेन डीएनए है, तो फिर मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक ऐसा वेक्टर मॉलिक्यूल चुनते हैं जो अपने बैक्टीरिया के अंदर जाता है और बैक्टीरिया का रूप ले लेता है, जिसकी मदद से बैक्टीरिया को पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कोई बाहर से डीएनए आया है। बैक्टीरिया को क्या लगता है कि अरे ये अपना ही मेंबर है। तो हमको बैक्टीरिया को कंफ्यूज करना है। बैक्टीरिया को कंफ्यूज करने के लिए हम यहाँ पर व्हीकल डीएनए या वेक्टर डीएनए यूज करते हैं। वेक्टर डीएनए अपने फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर यानी कि होस्ट सेल के अंदर लेके जाता है और मल्टीप्लाई करता है। अब वेक्टर बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम्स में एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स होते हैं प्लाज्मिड वेक्टर, बैक्टीरियोफाज वेक्टर। बैक्टीरियोफाज का आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है, प्लाज्मिड वेक्टर का एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो देखो मोस्ट कॉमनली जो वेक्टर यूज होते हैं वही आपको याद रखना है। प्लाज्मिड वेक्टर के एग्जाम्पल्स याद रखो, PBr322, PUC, TI प्लाज्मिड। और बैक्टीरियोफाज के एग्जाम्पल याद रखो, M13 एंड लैम्डाफाज। तो ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉस्मिड, फाजमिड एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, पर ये वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक अच्छे वेक्टर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारा जो भी होस्ट है उस वेक्टर को पहचान ना पाए। हमारे वेक्टर का इजी रिप्रोडक्शन होना चाहिए। वेक्टर के पास स्पेसिफिक जीन्स होनी चाहिए जिससे होस्ट का सेल हमारे वेक्टर को मार ना सके। ओके, इसके पास सूटेबल एलिमेंट्स होने चाहिए। अब हमारे वेक्टर के पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो नेचुरली तो होगी नहीं, तो ऐसा वेक्टर हमको लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। द नेचुरल वेक्टर डू नॉट पोजेस ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमको इनको लेबोरेटरी में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। मतलब इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालो, इनके अंदर रेप्लिकेशन वाला जीन डालो, इनके अंदर ट्रेस मॉलिक्यूल डालो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी वेक्टर है, जब ये वेक्टर किसी न्यू सेल में जाएगा, किसी न्यू बैक्टीरिया में जाएगा, तो ये वेक्टर उस बैक्टीरिया के जैसा अपना रंग बदल लेगा, ताकि वो बैक्टीरिया का जो एंजाइम है वो इस वेक्टर को मार ना सके। कोई भी चोर किसी पैलेस में जब चोरी करने के लिए घुसता है तो वो उस पैलेस के नौकर का शेप ले लेता है ना, उसके नौकर का कपड़े पहन लेता है। मूवीज में तो यही दिखाता है कि अभी वो धुरंधर मूवी जो आई थी उसमें भी यही बताया था ना, कुछ स्पाई वाला स्टोरी। मैंने वो मूवी देखा नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम के जितने भी पोस्ट है उससे देख के तो यही समझा कि जो रणवीर सिंह है वो स्पाई बन के जाता है। वो एक इंडियन हीरो है, वो स्पाई बन के जाता है, लेकिन वो उधर के लोगों का ही रूप ले लेता है। तो वैसा ही हमको करना है। हमारा वेक्टर पूरी तरीके से बैक्टीरिया के जैसा दिखना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया को पता ही ना चले कि मेरे अंदर कुछ नया मॉलिक्यूल आया है। तो ये वेक्टर को लैब में बनाना पड़ता है। अब जहां पर आप इसको बनाते हो, कभी कभी वेक्टर का नाम साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से रखा जाता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी के नाम के हिसाब से रखा जाता है। अब यहाँ पर इसका जो नाम रखा गया है PBR, बी और आर का मतलब है बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स, और पी मतलब प्लाज्मिड। यहाँ पर PUC का मतलब है ऐसा प्लाज्मिड जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया है। कहाँ गया, यहाँ पे है ना एग्जाम्पल, PUC ऐसा प्लाज्मिड जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया है। TI प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर बनाने वाला प्लाज्मिड। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्लाज्मिड कौन सा यूज होता है? PBr322, ये प्लांट के RDNA टेक्नोलॉजी में यूज होता है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेशन, ताकि हमारा जो बैक्टीरिया है वो वेक्टर को पहचान ना सके। अभी हम कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में? ई कोलाई बैक्टीरिया। हर एक साइंटिस्ट का फेवरेट है ई कोलाई बैक्टीरिया। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में भी बताया था। नीचे कमेंट करो क्यों हर एक साइंटिस्ट को अच्छा लगता है ई कोलाई बैक्टीरिया, बताओ नीचे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ई कोलाई बैक्टीरिया सबको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये सबसे जल्दी रेप्लिकेट होता है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है और इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसको सिर्फ ग्लूकोज दे दो खाने के लिए, ये खुश हो जाएगा। ओके, तो हम ई कोलाई बैक्टीरिया यूज करते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए PBr322 भी यूज होता है, लेकिन इसका और एक वेक्टर है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज TI प्लाज्मिड। ये TI प्लाज्मिड हमको कहाँ से मिलता है? हमारे सॉइल में एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ये सॉइल में रहता है। इस बैक्टीरिया के पास जो प्लाज्मिड है
उस प्लाज्मिड के वजह से अपने प्लांट में एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। मतलब रूट में अचानक से इधर पे ऐसे ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर ग्रो होने लग जाता है, जिसके वजह से प्लांट के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये ट्यूमर खा लेता है, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है। अब रिसर्च करने पे पता चला कि ये जो ट्यूमर वाला जीन है ये एक्चुअली में एक ट्रांसपोजॉन है। ट्रांसपोजॉन मतलब क्या होता है? जंपिंग जीन। मतलब ये जीन स्टेबल नहीं रहता। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने इसमें से ट्यूमर वाला जीन निकाल दिया और उसके अंदर हेल्दी जीन डाल दिया और फिर उसको छोड़ दिया सीड में। तो अब तुम जंप करते रहो, तुमको जितना जंप करना है, तुम अब ट्यूमर नहीं फैला पाओगे, बाकी तुम जहां पे भी जंप करके जाओगे वहां हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक लेके जाओगे। तो यहाँ पर हमने अपना जो टारगेट जीन है, ये टारगेट जीन रिप्लेस कर दिया इसी सॉइल बैक्टीरिया में, और अब ये जीन हमारे प्लांट में घूमेगा और हमको हेल्दी प्लांट मिलेगा। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हमने यूज किया दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, और कौन सा जीन हमने एक्सचेंज किया? ट्यूमर वाला जीन हमने एक्सचेंज किया, तो उस प्लाज्मिड को बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो यहाँ पर हमको न्यू डीएनए सेल्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट जो है वो न्यू कैरेक्टरिस्टिक दिखा सकता है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि प्लांट्स में कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है, तो आप टीआई प्लाज्मिड का एग्जांपल दे सकते हो। नेम द प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, तो कौन सा डिजीज आएगा इधर पे? क्राउन गॉल डिजीज। ओके, नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। आप जिस बैक्टीरिया में ये सब एक्सपेरिमेंट करने वाले हो वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो है ई कोलाई बैक्टीरिया। और भी बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया यूज किए गए हैं, लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि इसके ज्यादा नखरे नहीं होते, 20 मिनट्स में रिप्रोड्यूस होता है और ग्लूकोज खा के खुश रहता है। अब यहाँ पर अगर हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के मेथोडोलॉजी की बात करें तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमको अपना डीएनए सैंपल आइसोलेट करना है। आपने ब्लड लिया है या हेयर लिया है या स्किन लिया है, तो इसमें से आपको सबसे पहले डीएनए सैंपल आइसोलेट करना होता है। डीएनए सैंपल को हम कैसे आइसोलेट करते हैं? आप लोगों के कॉलेज में बनाना का डीएनए या फिर अनियन का, संतरे का, पालक का, किसी का तो डीएनए आइसोलेशन आपको सिखाया रहेगा कि आप अपना जो भी बनाने का छिलका है वो लेते हो, उसमें से जो थोड़ा टिश्यू रहता है, और उसको सोप के साथ मिक्स करते हो, डिटर्जेंट के साथ उसको मिक्स करते हो और फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करते हो। तो आपका जो ऊपर ऊपर डीएनए आ जाता है उसको आप ग्लास रॉड से प्यूरिफाई कर लेते हो और फिर इसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट करते हैं। तो देखो, हमने जो डीएनए सैंपल आइसोलेट किया है, ये डीएनए सैंपल बहुत बड़ा है, हमको इतना बड़ा डीएनए नहीं चाहिए, हमको इसमें से सिर्फ छोटा सा टारगेट डीएनए चाहिए। तो हम इस डीएनए सैंपल को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट करेंगे। ये जो हमारा डीएनए सैंपल है इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट करेंगे, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद हम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जब आप इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो तो आपको इसके अलग अलग एंड मिलते हैं। मतलब ये ऐसा जिगजैग पैटर्न में कट हुआ तो स्टिकी, कोहेसिव या स्टैगर्ड एंड बोलेंगे, और अगर स्ट्रेट कट हुआ तो उसको ब्लंट एंड बोलेंगे। फाइनली आपने डीएनए को कट किया, आपको ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मिले। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्यूरिफाई किया। ठीक है, और अब इस डीएनए को हम बोलेंगे फॉरेन डीएनए। मतलब अब ये डीएनए हमारे वेक्टर के साथ जाने वाला है, तो इसको आप फॉरेन डीएनए बोलते हो या पैसेंजर डीएनए बोलते हो, क्योंकि ये वेक्टर के साथ जाने वाला है। और ये जो डीएनए है आप लाइब्रेरी से भी डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सेल लिया, सेल में से अपने डीएनए को सेपरेट किया। अब इस डीएनए को हम वेक्टर के साथ लगाएंगे, लेकिन वेक्टर को भी कट करना पड़ेगा। तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने अपना डीएनए कट किया था उस सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं वेक्टर कट करूंगी, क्योंकि मुझे दोनों का एंड्स सेम मिलना चाहिए। अगर ये डीएनए स्ट्रेट कट हुआ और ये वेक्टर अगर टेढ़ा मेढ़ा कट हुआ तो ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं होंगे ना। ये स्ट्रेट है और ये टेढ़ा मेढ़ा है तो ये चिपकेंगे नहीं आपस में। इसीलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना बहुत जरूरी है। जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए कट करोगे उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपको वेक्टर कट करना है, और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। कैसे ज्वाइन करेंगे इन दोनों को? डीएनए लाइगेज की मदद से। तो पहले हमने डीएनए आइसोलेट किया, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, फिर वेक्टर मॉलिक्यूल लिया और उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। अब दोनों को हमने यहाँ पर चिपका दिया, किसकी मदद से? डीएनए लाइगेज की मदद से। तो ये मेरा व्हीकल डीएनए है, ये मेरा पैसेंजर डीएनए है। ये पैसेंजर इस व्हीकल में बैठ चुका है और अब मुझे मिला इधर पे मेरा आरडीएनए। अब इस आरडीएनए को मैं अपने होस्ट बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करूंगी। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मैंने इस डीएनए को अपने वायरस की मदद से इस डीएनए को मैंने अपने बैक्टीरिया में डाल दिया। अब इस बैक्टीरिया को पता नहीं चलना चाहिए कि इसके अंदर कोई नया डीएनए आया है, तो ये बैक्टीरिया अपना नॉर्मल रिप्रोडक्शन करेगा। नॉर्मल रिप्रोडक्शन करते करते अगर इसने ये डीएनए मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो यहाँ पर हम सेल को मल्टीप्लाई होने देते हैं। फिर नया जो सेल मिला है उस सेल को हम चेक करते हैं कि हमने जो डीएनए डाला है वो डीएनए अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
अगर वो डीएनए अपना काम कर रहा है तो हमको जो टारगेट प्रोटीन चाहिए था वो टारगेट प्रोटीन मिल जाएगा। अब ये प्रोटीन बाहर निकाल के हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, मैन्युफैक्चर करके इसको हम पैकेज करके मार्केट में बेच देंगे। तो हमने क्या क्या किया, डीएनए आइसोलेट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, वेक्टर लिया, वेक्टर को भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। तो अब जब हमने अपने वेक्टर के साथ अपना डीएनए मॉलिक्यूल अटैच कर दिया, दिस इज पैसेंजर डीएनए, दिस इज वेक्टर डीएनए यानी कि व्हीकल डीएनए, तो इन दोनों को मिलाकर जो डीएनए बनता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए। अब ये काइमेरिक डीएनए को हम होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ चेक करेंगे और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करके अपना प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया है। आइसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना, वेक्टर को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना, दोनों को डीएनए लाइगेज की मदद से ज्वाइन कर देना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालना, उसका मल्टीप्लिकेशन करना और फिर उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करके पैकेज करके मार्केट में भेज देना। ओके, तो यहाँ पर आपको 2025 में इस साल लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भी हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, अगर हमने दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया तो क्या होगा। अगर दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो आपको आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं मिलेगा, क्योंकि दो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने की वजह से आपको दो अलग अलग एंड्स मिलेंगे। समझो आपका टारगेट डीएनए ऐसा कट हुआ है और आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो ऐसा है, तो अभी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके साथ कैसे चिपकेगा, इसका एंड कंपैटिबल नहीं है। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना, अपना टारगेट डीएनए ऐसा होना चाहिए तो ये इसके साथ इजीली चिपक सकता है। तो इसीलिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करना जरूरी है। और आपको दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसका सोर्स ऑर्गेनिज्म पूछा है जो हमने पीछे पढ़ा था, आल्यू-1 फिर इको R1, आप कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हो, हमने 4 एग्जांपल्स पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे फील्ड्स में यूज होता है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स, इंडस्ट्री, प्लांट, एनिमल, एनवायरनमेंट बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको सीईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने बहुत सारी अलग अलग प्रोटीन्स बनाई हैं जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां हम ठीक कर सकते हैं। जैसे अनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर हमने एरिथ्रोपोइटिन बनाया जिसकी मदद से हम अनीमिया ठीक कर सकते हैं। एस्थमा में हम इंटरल्यूकिन रिसेप्टर की मदद से अपना जो एल्वियोलाई है उसका सरफेस एरिया रिपेयर कर सकते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हम कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट कर सकते हैं। पार्चुरेशन प्रोसेस, चाइल्ड डिलीवरी के टाइम पे अगर किसी फीमेल की बॉडी में नेचुरल रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बना तो हम आर्टिफिशियली रिलैक्सिन हार्मोन इंजेक्ट करके उसका डिलीवरी प्रोसेस थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉट्स है तो हम एंजाइम की मदद से, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम हमने पढ़ा था ना चैप्टर 11 में, हम वहां पर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंजाइम की मदद से क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हैं, कैंसर ट्रीट कर सकते हैं, डायबिटीज, एम्फाइसाइमा, हीमोफीलिया, ये देखो अलग अलग प्रोटीन्स की मदद से हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर आपको सेम इसी टेबल पे क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, एरिथ्रोपोइटिन ठीक कौन सी बीमारी को ठीक करता है, अनीमिया को, तो यहाँ पे आंसर आएगा अनीमिया। एस्मा के लिए कौन सा प्रोटीन बनाया गया है, इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर किसको ठीक करता है, ब्लड क्लॉट्स को। और एम्फाइसीमा किसको ठीक कर सकता है, लंग्स, यानी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। तो यहाँ पर एम्फाइसीमा ना, ठीक है फिर सेम ही होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो यहाँ पर आएगा आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ऐसे आपको इस टेबल में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी देखो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने सबसे पहले जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया, उस आर्टिफिशियल इंसुलिन का नाम क्या था, यूम्यूलिन, यानी ह्यूमन इंसुलिन। इस इंसुलिन के बारे में पहले सबसे पहली बात तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, ये हमको पता चला, और ये कहाँ से बनता है, हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल से बनता है। ये किसने डिस्कवर किया था, सर एडवर्ड शार्पी शाफर ने डिस्कवर किया था। और फिर हकूरा और बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर केमिकली आर्टिफिशियल डीएनए सीक्वेंस बनाया। गिलबर्ट एंड विलोकोमॉर्फ ने बताया कि हम आरडीएनए के मदद से भी आर्टिफिशियल इंसुलिन बना सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंसुलिन हम बनाएंगे, इस इंसुलिन को हम ई कोलाई बैक्टीरिया के जीन में इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर ये प्लाज्मिड हमको सेपरेटली पेनिसिलेज एंजाइम प्लस प्री प्रो इंसुलिन बना के देगा, और फिर इस इंसुलिन को हम एंजाइम ट्रीटमेंट के साथ यूज करके प्यूरिफाई कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंसुलिन रिमूव करके फिर ह्यूमंस को इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैक्सीन प्रोडक्शन हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है। यहाँ पर हम अपने जो भी वायरस या टॉक्सिक सब्सटेंस होता है
उसको डेड करके या वीक करके अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। सो दैट इज हाउ अवर वैक्सीनेशन वर्क। अभी ओरल वैक्सीन करके एक बहुत ही नोवल अप्रोच स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर हम ऐसे वैक्सीन बनाते हैं जो हम खा सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स में हम कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर मुंह में डालते ही वो वैक्सीन घुल जाए, ऐसी वैक्सीन हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन। ये वैक्सीन ऐसे छोटा सा स्ट्रिप जैसा होता है, जैसे ही आप इसको अपने टंग के नीचे रखोगे ये वैक्सीन मेल्ट हो जाएगा। और ये वैक्सीन किसके लिए बनाया गया था? इट वाज इफेक्टिव अगेंस्ट बैसिलस, जो मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सस्ता आता है, ज्यादा झंझट नहीं होती, इंजेक्शन नहीं देना पड़ता, इसको स्टोर करना भी इजी होता है। लेकिन इसको बनाने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, इसीलिए इसके प्रोसेस को थोड़ा सा स्टॉप कर दिया गया है और उसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च चालू है। आने वाले टाइम में ऐसे वैक्सीन बनाए जाएंगे जो वेजिटेबल्स में डाले जाएंगे, ताकि जो गरीब लोग होते हैं, जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते या नहीं लगवा सकते, कम से कम खाने के जरिए से उनको वो वैक्सीन मिल जाएगी। ठीक है। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत यूज होता है। यहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो जल्दी सड़े ना, कम पानी में ग्रो हो सके। टिश्यू कल्चर की मदद से हम प्लांट्स को बहुत ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं, हम सीड को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निक उन प्लांट्स में भी यूज होती है जिनके पास रिकैल्सिट्राइंट सीड्स है, या फिर ऐसे सीड्स जो बहुत ज्यादा वेरिएबल सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। जीन थेरेपी यानी कि हम डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस या फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग और ऑल्टरिंग द जीन जो हमारे पास या तो प्रेजेंट नहीं है या फिर एबनॉर्मल है, और जिसके वजह से हमें बीमारी होती है। देखो आज के टाइम पे हम बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स को ठीक कर सकते हैं, मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनको हम ठीक कर सकते हैं, पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे जो चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस जीन जेनेटिक डिफेक्ट के वजह से होते हैं या क्रोमोसोमल डिफेक्ट के वजह से होते हैं। तो इनको भी आज के टाइम पे पॉसिबल है ट्रीट करना। और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, जेनेटिक एनवायरनमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। There are more than 5,000 different human genetic disease known to be caused by single gene defect. ये आपको सीईटी में पूछा जाता है। एक सिंगल जीन भी अगर डिफेक्टिव हो गई तो भी बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी है? सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, टे सेक्स डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हंटिंगटन डिजीज, हीमोफीलिया, अल्कप्टोनुरिया, एल्बिनिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। और इनको भी हम ठीक कर सकते हैं जीन थेरेपी की मदद से। तो जीन थेरेपी कहाँ पे यूज होता है? जीन थेरेपी में हम रिप्लेस कर सकते हैं डिफेक्टिव जीन्स को। यहाँ पर हम जीन्स को डिलीवर कर सकते हैं जो जाके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे। हम कैंसर सेल्स को फिर से पहले जैसा बना सकते हैं। वायरल जीन्स की मदद से वैक्सीनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर हम जीन्स की मदद से इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। जीन्स की मदद से वायरल रेप्लिकेशन अपनी बॉडी में मैनिपुलेट कर सकते हैं। टिश्यू की ग्रोथ के लिए हम जीन्स को अल्टर कर सकते हैं, और यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस फास्ट करने के लिए भी हम जीन्स को अल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जीन्स को आप अपनी बॉडी में डिलीवर कैसे करोगे? एक होता है एक्स वीवो डिलीवरी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिस सेल का जीन हमको चेंज करना है उस सेल को बॉडी से बाहर निकाल के उसका जीन चेंज करके उसको बॉडी में अंदर डालते हैं। और इन वीवो डिलीवरी में क्या होता है, यहाँ पर हम किसी वायरस या किसी इंजेक्शन की मदद से डायरेक्ट जीन को अपने टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। अभी फॉर्म्स ऑफ जीन थेरेपी 2024 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एनलिस्ट द यूजेस ऑफ जीन थेरेपी। तो यूजेस में आप ये लिख सकते हो। यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ जीन थेरेपी बताया है, दो अलग अलग टाइप की जीन थेरेपी होती है। एक होती है जर्मलाइन जीन थेरेपी, एक होती है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है कि अगर समझो मुझे कोई जेनेटिक डिफेक्ट है और अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो मुझे जिस ऑर्गन में जेनेटिक डिफेक्ट है मेरा वो ऑर्गन ऑल्टर किया जाएगा, लेकिन उससे सिर्फ मुझे फायदा होगा। ये न्यू कैरेक्टर मेरे बच्चों में नहीं जाएगा क्योंकि मैंने अपने सोमैटिक सेल में जीन थेरेपी किया है। अगर यही चीज मैं अपने गैमेट में जीन थेरेपी करती, यानी कि मेरा एम्ब्रियो बनने से पहले ये बीमारी अगर मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है, तो अगर मेरे पेरेंट्स के गैमेट को ठीक किया जाता या एम्ब्रियो वाले स्टेज में ये जीन थेरेपी ठीक किया जाता, तो मेरे सारे के सारे जीन्स हेल्दी होते और फिर मेरी बॉडी से जो गैमेट्स बनते वो गैमेट्स भी हेल्दी होते। तो जर्म लाइन वाला जो जीन थेरेपी होता है ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है, लेकिन सोमैटिक सेल वाला जो जीन थेरेपी होता है ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है, ये सिर्फ उस इंडिविजुअल को ठीक करता है। सिंपल एग्जांपल जो मैं हर बार बताती हूँ, इसका एग्जांपल क्या है पता है? अगर समझो मैंने अपने हाथ में टैटू बनाया, तो ये मैंने अपने सोमैटिक सेल पे बनाया है। मेरे हाथ में टैटू है इसीलिए मेरा बच्चा टैटू के साथ पैदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने सोमैटिक सेल पे टैटू बनाया है। अगर मैं अपने डीएनए में कुछ चेंजेस करूं और वही डीएनए अगर मेरे बच्चे में जाए, तो फिर उसके बॉडी में वो चेंजेस इनहेरिट होंगे। तो इस हिसाब से ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला कम अच्छा है। लेकिन
अपने मेडिकल इंडस्ट्रीज में और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कमिटीज, ये वाला जीन थेरेपी अभी तक हमने अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि लोग इसका बहुत गलत फायदा भी उठा सकते हैं। तो मेडिसिनल हॉस्पिटल्स और सेंटर्स में अभी तक सिर्फ ये वाला जीन थेरेपी यूज किया जा रहा है, ये जीन थेरेपी यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्यों बनाते हैं अपन? हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन क्यों मॉडिफाई करते हैं? ताकि वो कठिन परिस्थिति में सरवाइव कर सके। मतलब हर्बिसाइड्स के प्रेजेंस में या फिर टॉक्सिक केमिकल्स के प्रेजेंस में भी वो सरवाइव कर सके। इसीलिए नया नया टेक्नोलॉजी की मदद से हम नए नए प्लांट्स और एनिमल्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि वेजिटेबल्स जल्दी खराब ना हो, टमाटर जल्दी ना सड़े, कॉटन जल्दी खराब ना हो और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे। ट्रांसजेनिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो देखो, हम प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके हमारे लिए खाना बनाते हैं। बहुत ही पहले से लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो प्लांट्स की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करें। और ये कैसे किया जाता था? पहले ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड से, यानी कि नॉर्मल आप दो अलग वेराइटी चुनो, उनको रिप्रोड्यूस कराओ, आपको नया वेराइटी मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो टाइम वेस्ट। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिस में जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, हमने जेनेटिक ट्रीटमेंट किया, उनका जेनेटिक चेंज किया, जिसके वजह से हमको हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिलने लगा। सबसे पहला ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनाया गया था, जिसका जीन मॉडिफाई किया था, वो था टोबैको प्लांट। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, गिव द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, तो ये आपका आंसर है। और ऐसे फिर आगे जाके बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स मॉडिफाई किए गए, जैसे मेज, ओट्स, राइस, व्हीट, टोमेटो, सोयाबीन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि हम इनको अच्छे से मॉडिफाई कर सके। अभी जब हम प्लांट्स को मॉडिफाई करते हैं तो प्लांट्स डायरेक्ट खाने के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी इसका क्या फायदा होता है? ये बायो रिएक्टर्स का भी काम करता है। मतलब कुछ कुछ प्लांट्स में हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंटीबॉडीज बना सकते हैं, अमीनो एसिड्स बना सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एडवांटेजेस क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के? कि ये प्लांट्स जल्दी कीड़े मकोड़े से सड़ेंगे नहीं। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है बैसिलस thuringiensis, जो मैंने चैप्टर नंबर 11 में भी आपको बताया था कि बैसिलस स्पोर के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है। जैसे ही ये कैटरपिलर या इंसेक्ट इस स्पोर को खाएगा तो ये प्रोटीन इस इंसेक्ट के गट में जाके एक्टिवेट हो जाएगी और इंसेक्ट के गट को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर प्लांट फ्रॉम द इंसेक्ट। इसका एक एग्जांपल है बीटी, मतलब बैसिलस thuringiensis, बीटी कॉटन, बीटी राइस, ओके। और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी क्वालिटीज हमने इंप्रूव की है। हमने यहाँ पर ऐसा राइस बनाया जिसमें हमने विटामिन ए का क्वांटिटी बढ़ा दिया, तो दैट इज गोल्डन राइस। विटामिन ए के वजह से कैरोटीन पिगमेंट बनता है, जिसके वजह से ये गोल्डन कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का, ओके। और भी एग्जांपल्स हैं। हमने अल्फा अमाइलेज इनहिबिटर जीन लिया और इसको एड्जुकी बीन से निकाल के टोबैको प्लांट में डाल दिया, तो उसकी वजह से ये इंसेक्ट इस प्लांट को नहीं खाएंगे। तो ऐसे एक ऑर्गेनिज्म से जीन लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देना, दिस इज हाउ वी कैन मैनिपुलेट अवर प्लांट्स। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? हमने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा। जब भी हम नया प्लांट बनाते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती है। तो हमने ऐसे प्लांट्स बनाए जिनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट हो। ये देखो, यहाँ पर एग्जांपल दिया है। हमने गोल्डन राइस बनाया जिसमें विटामिन ए ज्यादा हो, गोल्डन मस्टर्ड बनाया जिसमें विटामिन ए ज्यादा हो, ऐसा राइस बनाया जिसमें विटामिन ए ज्यादा हो, जिसकी वजह से विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से जो नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम कम हो जाए, लोगों को जो अंधापन आता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हमने यहाँ पर ऑयल कंटेंट बढ़ाया, हमने आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने की कोशिश की, हमने ऐसा राइस बनाया जिसमें ज्यादा आयरन हो ताकि लोगों का एनीमिया प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ सके। तो ऐसे अलग 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 हमने फोर्टिफिकेशन करने की कोशिश की है। 2025 में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इंसेक्ट है जिसके वजह से हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बैसिलस thuringiensis। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट्स। तो यहाँ पर बायो फोर्टिफिकेशन का डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है और आपने कौन से प्लांट्स में कौन सा न्यूट्रिएंट बढ़ाया है, विटामिन बता सकते हो, आयरन बता सकते हो, ऑयल बता सकते हो, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। 2025 में इसमें से क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी देखो, फार्मर्स की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब वो लोग वेजिटेबल कट कर देते हैं तो वो वेजिटेबल सड़ना चालू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट करने में 1 हफ्ता लग जाता है, ट्रांसपोर्ट करते करते आधे से ज्यादा वेजिटेबल्स तो ट्रक में ही सड़ जाते हैं। तो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक टमाटर का एग्जाम्पल लेते, पूरी दुनिया में टमाटर खाया जाता है, तो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टमाटर का जो सड़ाने वाला जीन है, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जीन, इस जीन का हमने मैनिपुलेशन किया। मतलब नॉर्मली ये जीन क्या करता है, टमाटर को जल्दी सड़ा देता है,
तो हमने इस जीन को मैनिपुलेट किया, ठीक है, और इस जीन को मैनिपुलेट करके हमने इसका जीन का प्रोडक्शन स्लो कर दिया। जो जीन 1 हफ्ते में बनता था, अब वो जीन 3 हफ्ते तक नहीं बनेगा। तो हमारा टमाटर अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मार्केट में पहुंच जाएगा, लोगों के घर पे जाएगा और जल्दी सड़ेगा नहीं। तो ये पॉलीगैलेक्टोर्यूरिनेस जीन को स्टॉप करके हमने जो नया टमाटो बनाया, इस नए टमाटो का फ्लेवर भी अच्छा है और ये जल्दी सड़ेगा भी नहीं। तो इस नए टमाटो का नाम है फ्लेवर सेवर टमाटो, और ये आराम से पकेगा और आराम से इसको ट्रांसपोर्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी प्लांट को हम बायो फैक्ट्री जैसा भी यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट में से हमको मेडिसिन मिलती है, हम प्लांट में मेडिसिन ग्रो भी कर सकते हैं, वैक्सीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्लांट को हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। करंटली ऐसे बहुत सारी अलग अलग रिसर्च है जो हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड में चल रही है। हम सुपर ग्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि समझो स्नेल, अपना जो स्नेल होता है, वो स्नेल से जो स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस निकलता है, या जो मसल्स मसल्स करके जो एक स्पेसिफिक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पत्थर पे चिपके रहते हैं, तो उनका जो ग्लू है, उस ग्लू की सुपर पावर क्या है, वो कैसे केमिकल से बना सकते हैं, अगर वो पता चल जाए तो हम बड़ी बड़ी सर्जरी में टाके लगाने की जगह वो ग्लू यूज करेंगे, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मरीन प्लांट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हम ऐसा प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नेचुरली एंटी मलेरियल ड्रग बनाया जा सके, यानी आर्टिमेसिनिन। ये क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछा जाता है। ओके, हम ऐसा प्लांट इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम ओपियम फ्लावर ज्यादा ग्रो कर सके। ये ओपियम ड्रग्स के जैसा भी यूज होता है, लेकिन इसको हॉस्पिटल्स में पेन किलर्स के जैसा भी यूज किया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको मैंने शॉर्ट में बताया है कि कौन कौन सा ट्रांसजेनिक प्लांट है और इसमें हमने क्या क्या क्वालिटी इंप्रूव की है। तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये वाला क्वेश्चन आप इस टेबल से रिवाइज करके बता सकते हो कि ट्रांसजेनिक प्लांट, बीटी कॉटन, फ्लेवर सेवर टोमेटो, गोल्डन राइस, और इसमें हमने क्या क्या इंप्रूव किया है, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो जैसे प्लांट की क्वालिटी अपने को इंप्रूव करनी है, वैसे एनिमल्स की भी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। फिश, शीप, काउ, पिग वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको भी हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी एनिमल्स को मॉडिफाई कहाँ कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम एनिमल्स को यूज करते हैं उनके डीएनए को स्टडी करने के लिए, और उसी का कंपैरिजन हम ह्यूमन डीएनए से करते हैं। हम इनको टॉक्सिकोलॉजी स्टडी के लिए यूज करते हैं, यानी अलग अलग मेडिसिन का साइड इफेक्ट पढ़ने के लिए एनिमल्स का स्टडी किया जाता है। ह्यूमन जेनेटिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम एनिमल्स का टेस्टिंग करते हैं। कुछ कुछ एनिमल स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं, उसके लिए भी एनिमल्स की स्टडी की जाती है, हार्मोन वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, और अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स को स्टोर करने के लिए, यानी जीनोग्राफ्टिंग करने के लिए। कुछ कुछ एनिमल्स का जो टिश्यू है वो डायरेक्ट हम ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो एनिमल्स का बहुत यूज है, लेकिन इन एनिमल्स को मॉडिफाई करके हम अपने हिसाब से जब मैनिपुलेट करते हैं, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, अभी देखो, ट्रांसजेनिक माइस और कैंसर रिसर्च दोनों का क्या लेना देना है। यहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैंसर जीन इंट्रोड्यूस करके हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैंसर जीन कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो यूएस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिलिप लेडर करके जो साइंटिस्ट है, इनकी लेबोरेटरी में ऑलरेडी माइस के ऊपर रिसर्च चालू था। यहाँ पर एक फीमेल माइस ली गई, नहीं, मेल माइस लिया गया और फीमेल माइस लिया गया, ठीक है। इनके अंदर हमने कैंसर जीन्स इंट्रोड्यूस करके देखा, तो हमको क्या दिखाई दिया कि ये जो कैंसर जीन है ये कुछ मेजॉरिटी मेल्स और कम फीमेल्स में ट्रांसमिट हो रहा है। अब यहाँ पर जो हमने कैंसर जीन इंट्रोड्यूस की थी, वो कैंसर जीन कौन सी थी, MYC एंड RAS। तो इससे पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो माइस में कैसे ट्रांसमिट होता है, वो इन जीन्स की वजह से एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर हम लेबोरेटरी रिसर्च करने के लिए माइस ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स, यानी कि काऊ और मुर्गी, इनका प्रोडक्शन बढ़ाना। देखो, नॉर्मली जो काऊ होती है, अगर वो साल में 2000-3000 लीटर दूध देती है, तो हमने जो न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड काऊ बनाई, ये काऊ सीधा सीधा 8 से 10,000 मिल्क प्रोडक्शन इसका बढ़ गया। ओके, 8,000 से 10,000 लीटर ये गाय दूध देने लगी। कोई मुर्गी अगर पहले सिर्फ 70 अंडे देती थी एक साल में, तो आज की डेट में वो मुर्गी 250 से 300 अंडे देती है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से पॉसिबल हुआ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एनिमल्स में क्यों किया जाता है, ताकि हम मीट प्रोडक्शन इंप्रूव कर सके, क्वालिटी इंप्रूव कर सके, मिल्क की क्वालिटी, एग की क्वालिटी, वुल की क्वालिटी, एनिमल्स को डिजीज रेजिस्टेंट बना सके ताकि वो एनिमल्स जल्दी सड़े ना, उन एनिमल्स के बॉडी से हम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस ऑब्टेन कर सके। ओके, ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन, सेम चीज, जो आपको मुर्गी से अंडा मिलता है, मीट मिलता है, गाय से जो दूध वगैरह मिलता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, रिसर्चर्स इंट्रोड्यूस्ड स्पेशल प्रोटीन्स बोवाइन बीटा और कापा केसिन इनटू डेयरी कैटल। जब हमने ये जीन्स इंट्रोड्यूस किए अपने गाय में, तो हमने क्या देखा कि मिल्क प्रोडक्शन में प्रोटीन का क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ गया है।
ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग हैड 8 to 20% इंक्रीज इन बीटा केसिन, मतलब जो न्यू काउ बनी उसमें बीटा केसिन प्रोटीन 20% बढ़ गया था और कापा केसिन प्रोटीन डबल हो गया था, यानी कुछ तो फायदा हुआ ना। ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेराप्यूटिक प्रोडक्शन, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें से हमको बहुत सारे यूजफुल रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स मिलते हैं। अभी इधर एक एग्जांपल दिया है, द मैमरी ग्लैंड इन डेयरी काउ इज एन एक्सीलेंट प्रोटीन प्रोडक्शन. On the other hand, one transgenic cow would be more than sufficient for production of annual world supply of factor 9, which is plasma thromboplastin component, which is used in treatment of hemophilia. Hemophilia क्या होता है हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, जिनकी बॉडी में नेचुरली फैक्टर 9 नहीं बनता, उनका ना ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो अगर उनको छोटी सी भी चोट लगी तो उनका खून बहते रहता है। ऐसे लोगों को ये फैक्टर 9 इंजेक्ट करके देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर 9 है ये नेचुरली हमको एक ट्रांसजेनिक काउ से मिलती है और ये इतना प्रोटीन बना सकती है कि पूरे वर्ल्ड के लिए ये फैक्टर 9 सफिशिएंट हो जाएगा। तो सोचो, इतना सब कुछ अगर हमको मिल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, तो हम क्यों नहीं करेंगे? अपना काम भी हो रहा है और पूरा प्रोसेस सस्ते में भी हो रहा है। 1990 में ट्रेसी करके एक गाय थी, द ट्रांसजेनिक काउ वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड एंड इट कुड प्रोड्यूस अ ह्यूमन प्रोटीन इन हर मिल्क फॉर ह्यूमन थेराप्यूटिक्स। तो ऐसे अलग अलग फायदे हमको हमारे एनिमल से मिल सकते हैं। इन एंटीबॉडीज को हम लेबोरेटरी में स्टडी कर सकते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है और अच्छे इफेक्ट्स क्या है, लेकिन प्रोडक्ट तो मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली हम फायदे में ही हैं, ठीक है। दैट इज वाई जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एडवांसिंग सो मच। ट्रांसजेनिक शीप की अगर हम बात करें तो ट्रांसजेनिक शीप से हमको वुल मिलता है। कौन से जीन इंट्रोड्यूस करते हैं हम इनमें? सिस ई एंड सिस एम। तो यहाँ पर हमको शीप से वुल भी मिलता है जिससे हम बिजनेस कर सकते हैं, प्लस हमारा मीट का प्रोडक्शन भी इंप्रूव हो जाता है। सिस ई और सिस एम की वजह से सिस्टोन अमीनो एसिड्स बनता है। ये सिस्टीन अमीनो एसिड केराटिन प्रोटीन बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वुल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी, प्लस मीट भी हमको अच्छे से मिल जाएगा। ट्रांसजेनिक पिग्स यूज किए जाते हैं ह्यूमन ऑर्गन स्टोर करने के लिए। लाइक पिग्स आर रिगार्डेड एज मोस्ट सुटेबल एनिमल्स टू बी ब्रेड फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट, क्योंकि पिग के हार्ट का साइज और ह्यूमन के हार्ट का साइज सेम होता है। अभी कुछ साल पहले ये आया था कि एक ह्यूमन को पिग का हार्ट दिया गया था। वो ह्यूमन आराम से 6 साल तक अच्छे से हेल्दी लाइफ बिता रहा था, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद उसकी डेथ, 6 साल नहीं 6 महीने तक, फिर कुछ महीनों के बाद उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसको H1N1 वायरस हो गया। हाँ ठीक है, उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसकी लाइफ के 6 महीने उसको मिल गए ना एक्स्ट्रा। तो इस पे और रिसर्च चालू है कि हम और कौन से एनिमल के ऑर्गन्स यूज कर सकते हैं। काउ के हार्ट वॉल्स, पिग के हार्ट वॉल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ऑर्गन्स हम आज भी ह्यूमंस की सर्जरी में यूज करते हैं। सो दैट इज नोन एज जीनो ट्रांसप्लांटेशन एंड जीनोग्राफ्टिंग। जब हम एनिमल्स का ऑर्गन ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट करते हैं, दैट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। और ये बहुत सालों से चल रहा है और इस पे और भी ज्यादा रिसर्च चालू है। ट्रांसजेनिक फिश की अगर हम बात करें तो फिश से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इनकम होती है। हम फिश में क्या करने की कोशिश करते हैं, हम उनको ग्रोथ हार्मोन देते हैं जिससे उनमें ज्यादा प्रोटीन बन सके और वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रेजिस्ट कर सके। जो नया फिश होता है, इस नए फिश की क्या क्या क्वालिटी हमको देखने मिलती है? ये ठंडी में भी आराम से टॉलरेट कर सकते हैं और ये ग्रोथ भी अपनी अच्छी दिखाते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, प्लस इनका प्रिजर्वेशन भी काफी इजी हो जाता है। ट्रांसजेनिक चिकन की बात करें तो ये लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रोटीन वाले अंडे देंगे और अच्छे क्वालिटी का मीट देंगे। यस, तो यहाँ पर मैंने आपको टेबल बना के दिया, ये आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, ये चार्ट मैंने बनाया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कौन से जीन से कौन से एनिमल में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किए हैं उसका ये चार्ट है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ओके। लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट 2-3 टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म करते हैं। अभी देखो, बायो एथिक्स की अगर हम बात करें तो एथिक्स मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अच्छे से पहले तो परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आप स्टडी कर रहे हो। प्लस आप उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। आप उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो अगर आप लीगली और एथिकली करोगे तो ही आपको परमिशन मिलती है, एंड दैट कम्स अंडर बायो एथिक्स। तो यहाँ पर बायो एथिक्स की मदद से हम हमारा जो विजन है वो विजन हम स्टडी कर पाते हैं। यहाँ पर जो भी ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप है एनिमल्स के साथ, ऑर्गेनिजम्स के साथ, वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो एथिक्स में हम लाइफ के साथ डील करते हैं, बायो एथिक्स में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईवीएफ की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बैंक, जीन थेरेपी, ये सारे भी तो लिविंग सेल्स है ना। तो इन लिविंग सेल्स के साथ आप क्या एक्सपेरिमेंट करते हो, वो सब कुछ बायो एथिक्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, एक बार रीड कर लोगे तो समझ जाएगा।
जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हम बनाते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारे नेचर के लिए टारगेट नहीं होने चाहिए। इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से नॉन टारगेट स्पीशीज को कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो एथिक्स आता है, इट इंक्लूड्स जनरल सब्जेक्ट ऑफ व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन इन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। मतलब यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बायो एथिक्स में आ जाता है। इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एनवायरनमेंट, देखो हर्बिसाइड यूज की वजह से क्या होता है पता है कि कभी कभी कोई केमिकल हम यूज करते हैं किसी दूसरे प्लांट को मारने के लिए, लेकिन उसके चक्कर में अपना जो नॉन टारगेट स्पीशीज है वो टारगेट स्पीशीज खत्म हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे हर्बिसाइड्स बनाए हैं जिसके वजह से सिर्फ अनवांटेड घास मरेगी और बाकी के प्लांट्स को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा ही एक ब्रांड है जो मार्केट में काफी फेमस है, आप ऑनलाइन भी इसको चेक कर सकते हो। ये जो राउंड अप है, ये राउंड अप रेडी सोयाबीन्स, इनको हमने ऑलरेडी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट कर दिया है। ये क्या करते हैं, ये आजू बाजू के प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देते, ये सिर्फ अपने प्लांट पे फोकस करते हैं, अनवांटेड वीड को ये ग्रो होने नहीं देते। तो ये एक टाइप का हर्बिसाइड जैसा ही काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑन अनटारगेटेड स्पीशीज। वही मैंने बोला ना, अपने बैसिलस thuringiensis का एग्जांपल ले लो। हम जो स्पोर यूज करते हैं वो स्पोर हम अनवांटेड कैटरपिलर्स को मारने के लिए यूज करते हैं, लेकिन कई बार बैसिलस thuringiensis के स्पोर को खा के मोनार्क बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, जबकि ये तो नॉन टारगेट स्पीशीज है। तो यहाँ पर हम जानबूझ के किसी स्पीशीज को अटैक नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो कभी कभी एक स्पीशीज को मारने के चक्कर में दूसरी स्पीशीज पे भी असर हो जाता है। अभी बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन के हेल्थ पे क्या असर है, पहला एग्जांपल है एलर्जी का। ये एलर्जी का क्या बताया है पता है, यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ब्राजील की जो मूंगफली होती है इसमें से उन्होंने एक जीन लिया और इस जीन को उन्होंने सोयाबीन में डाल दिया। प्रोटीन वाला जो जीन था, मिथियोनिन वाला जीन, उस जीन को इन्होंने सोयाबीन में डाल दिया। अभी जो इंसान सोयाबीन खाएगा उसको नट वाली एलर्जी देखने मिलेगी। मतलब समझो मुझे मूंगफली से एलर्जी है और मैंने सोयाबीन खाया, तो मुझे मूंगफली से जब एलर्जी होती है तो मेरी स्किन में रैशेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर सोयाबीन खाने के बाद भी मुझे सेम रैशेस हो रहे हैं तो इसका मतलब मुझे सोयाबीन से एलर्जी नहीं है, सोयाबीन के अंदर ब्राजील के नट वाला यानी मूंगफली वाला जो जीन डाला है उस जीन से मुझे एलर्जी है। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस हमको देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी तक तो स्टडी नहीं हुए हैं, स्टडी चालू है इन पे। न्यू प्रोटीन्स जो रिसर्च करके हम अपने प्लांट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। फूड एडिटिव्स, बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स हैं, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एडिटिव्स के जैसे यूज करते हैं, जो हमारे फूड की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप कोई भी जेनेटिक रिलेटेड या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप ऐसे अंधाधुंध किसी भी लैब में जाके नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर परमिशंस लेनी पड़ती है। और परमिशन देने वाली कमिटी कौन सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये कमिटी डिसाइड करती है कि आपका एक्सपेरिमेंट वैलिड है कि नहीं है। तो आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमन के हेल्थ पर बायोटेक्नोलॉजी के क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो आप ये बता सकते हो, एलर्जीज का बता सकते हो, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का बता सकते हो। बायो पेटेंट और बायोपायरेसी मतलब क्या होता है। पेटेंट मतलब क्या होता है, लाइसेंस। ये एक स्पेशल पावर है जो गवर्नमेंट से हमारे रिसर्चर को मिलती है। अब पेटेंट अलग अलग टाइप का होता है, ग्रांट, स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम। ग्रांट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट सिर्फ हमारे इन्वेंटर के साथ एक एग्रीमेंट बनाती है। स्पेसिफिकेशन में उस टॉपिक से रिलेटेड एग्रीमेंट बनता है, और क्लेम में क्या होता है कि आपका जो रिसर्च है वो कोई और साइंटिस्ट यूज नहीं कर सकता। तो बायो पेटेंट इज अ बायोलॉजिकल पेटेंट। कोई भी नया ऑर्गेनिज्म, नया वैक्सीन, नया प्रोडक्ट अगर आपने मार्केट में रिलीज किया है या रिसर्च किया है तो आपको उसका कॉपीराइट मिलेगा और कोई उसके आपसे परमिशन लिए बिना उसको यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंडिया में हम कौन सा पेटेंट अलाउ करते हैं, प्रोसेस पेटेंट, ना कि प्रोडक्ट पेटेंट। अभी सेम प्रोडक्ट मैंने बनाया, सेम प्रोडक्ट किसी और ने बनाया, लेकिन हम दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। अभी मार्केट में कितने सारे शैम्पू हैं, सब शैम्पू बाल साफ करने का काम करते हैं, लेकिन कुछ शैम्पू नेचुरल प्रोडक्ट से बनते हैं, कुछ शैम्पू केमिकल से बनते हैं। तो प्रोसेस क्या यूज किया है वो इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट बायो पेटेंट कौन से ऑर्गेनिज्म को लेकर बनाया गया था, सूडोमोनास। ये बैक्टीरिया पानी के ऊपर जो तेल होता है उन तेल के मॉलिक्यूल्स को खाने के लिए बनाया गया था। तो फर्स्ट बायो पेटेंट सूडोमोनास बैक्टीरिया को यूज करके बनाया गया था। लेकिन ये पेटेंट, दिस पेटेंट वाज नॉट ग्रांटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो ऐसे पेटेंट को हम अनएक्सेप्टेबल समझते हैं। देखो, कोई भी पेटेंट अगर इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया तो वो पेटेंट अलाउड नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना, जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं आप उनको रिश्वत दे दोगे, इंडिया में भी ठीक है, कहीं पे भी मोनोपोली अगर हो गई, मतलब आपको सिर्फ ये 4 लोगों को इंप्रेस करना है तो आपको पेटेंट मिल जाएगा।
अगर वो 4 लोग सेम कंट्री से हैं तो उनको रिश्वत देना आसान है, लेकिन अगर आप अलग अलग कंट्री को एक कमिटी में रखोगे तो आपको पार्शियलिटी होने के चांसेस कम रहते हैं, इसीलिए इंडिया का जजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बायोपायरेसी की अगर हम बात करें तो बायोपायरेसी मतलब क्या होता है, आपने किया हुआ रिसर्च किसी ने चुरा लिया, उसको पायरेसी बोलते हैं। अरे कितनी सारी पायरेटेड मूवीज देखते हैं ना अपन, यूट्यूब पे रहती है, कोई थिएटर में बैठ के अपने मोबाइल में मूवी रिकॉर्ड कर रहा है और उसने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, उसको पायरेसी बोलते हैं, यानी चुरा लेना। तो बेसिकली पायरेट्स मतलब कौन होते हैं, डाकू और डकैत जो चोरी करके लोगों को मार देते हैं। यहाँ पर हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन हम यहाँ पर उनके पेटेंट को मिसयूज करेंगे, बिना किसी की परमिशन के आप किसी की नॉलेज को मिसयूज कर रहे हो। और ये ब्रिटिशर्स ने हमारी बहुत सारी नॉलेज का मिसयूज किया है, तो हमारी जो बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हमसे चुरा ली गई, और उसी के बेसिस पे फॉरेनर्स ने अपने नाम पे पेटेंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, फूड की नॉलेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मेडिसिन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमसे जो हमारा पेटेंट चुराया गया था, पहला पेटेंट था पेटेंट ऑफ नीम। अभी नीम के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि नीम के तेल से खुजली नहीं होती है, और नीम के लकड़ी से दांत घसेंगे तो फिर जो आपका माउथ इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है, गम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो हमसे ये इंफॉर्मेशन किसने चुराई, अमेरिका का एक कंपनी है MNC WR, मल्टीनेशनल कंपनी WR ग्रेस, इन्होंने ये पेटेंट हमसे चुराया और उन्होंने एक ऐसा ऑयल बनाया जिसकी मदद से फंगल इन्फेक्शंस ठीक हो सकते हैं, फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज के लिए। लेकिन ये पेटेंट तो चोरी किया हुआ था ना, तो इंडियंस को ये बाद में पता चला और फिर उन्होंने इसके लिए फाइट किया और अपना पेटेंट वापस लिया। तो ये पेटेंट किसने दिया था, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने दिया था WR ग्रेस को। फिर ये पेटेंट रिजेक्ट हुआ, फिर हमारी आंख नहीं खुली, फिर से हमसे पेटेंट चुराया गया। पेटेंट ऑफ बासमती, यूएस के टेक्सास वाले सिटी से कुछ लोग इंडिया आए, वो लोग यहाँ से आके अपना बासमती राइस लेके गए और उन्होंने अपना नाम टेक्समती रख दिया, और उन्होंने बोला कि ये राइस हमने उगाया है, टेक्सास वालों ने, क्योंकि इस राइस के दाने बहुत लंबे होते हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो यूएस की जो कंपनी थी, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, इस ट्रेडमार्क वाली कंपनी ने इस टेक्सास के कंपनी को पेटेंट दे दिया, लेकिन फिर से इंडियंस ने फाइट किया, फिर से हमको ये पेटेंट वापस लेना पड़ा। मतलब अपने इंडियंस की क्या प्रॉब्लम है पता है, जब तक हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं करता या हमारी चीजें कोई छीन नहीं लेता तो हमारी आत्मा जागती नहीं है। हमारे हाथ से वो चीज जाने के बाद अपने को समझ में आता है अरे ये तो अपना है, ठीक है। फिर हमसे हल्दी का भी पेटेंट चुराया गया। 2 अमेरिका के रिसर्चर्स थे जो मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने हल्दी की हीलिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर पेटेंट बनाया, पर ये तो साफ साफ नाइंसाफी थी, क्योंकि हमको पता है कि ये पेटेंट हमारा है। तो फिर हल्दी का पेटेंट चोरी होने के बाद जो CSIR के रिसर्च लैबोरेटरीज है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने यूएस पेटेंट ऑफिस को कंप्लेन किया, फाइल किया कि उन्होंने गलत पेटेंट दे दिया है, ये इंडियन प्रोडक्ट है। उसके बाद अपने को अपना हल्दी का पेटेंट वापस मिला। देखो पेटेंट से फायदा क्या होता है पता है, अगर आपने किसी प्रोडक्ट का नाम का पेटेंट बना लिया तो उस प्रोडक्ट को जो भी यूज करेगा वो आपको टैक्स देगा। अगर हल्दी का पेटेंट यूएस वालों ने ले लिया तो फिर हम अपने घर में जो रोज हल्दी खाते हैं वो हल्दी का टैक्स अपने को यूएस वालों को देना पड़ता, बासमती राइस का टैक्स यूएस वालों को देना पड़ता, और नीम का टैक्स हमको देना पड़ता। तो यहाँ पर पेटेंट करवाना बहुत जरूरी है, और पेटेंट को टाइम टू टाइम रिन्यू भी करना पड़ता है। एवरी 5 ईयर्स 7 ईयर्स में हमको ये पेटेंट रिन्यू करना पड़ता है, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है। तो लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने फिर बहुत सारा मोर्चा निकाला, स्ट्राइक पे चले गए। मुझे याद है मैं जब 8th या 9th में थी, मतलब 2009 में, तभी ना स्ट्राइक हुआ था साइंटिस्ट लोगों का, उनका सैलरी बढ़ाने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो आज भी बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता कि आपके राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं, आपकी डिस्कवरीज आपसे चुराई जा सकती है। इसीलिए पेटेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको 2022 में क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ बायोपायरेसी, तो ये 3 एग्जांपल्स आप बता सकते हो, नीम का, बासमती का और टर्मरिक का, हल्दी का, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अपना ये चैप्टर खत्म। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आज खत्म कर दिया है। अब इसके बाद जो 3 चैप्टर्स हैं वो भी आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है इस पे बहुत सारा फ्री मटेरियल है, जाओ चेक करो, MCQ सॉल्व करो, और बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं CET की भी वीडियोस लेकर आऊंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके रखना है, और अगर आप लोग CET एग्जाम को लेकर सीरियस हो तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके नीचे कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।